आइए जानें सीरियाई संघर्ष में अब तक क्या हुआ। साल 2012 में बशर अल असद का शासन के खिलाफ एक जन विद्रोह के रूप में शुरू हुआ था, जो अब एक क्रूर प्रॉक्सी वॉर में बदल गया है, जिसके विनाशकारी क्षेत्रीय परिणाम हैं। असद की असहमति पर कार्रवाई ने सशस्त्र प्रतिरोध किया, जिससे देश युद्धरत गुटों में बंट गया। अपने स्वयं के हितों से प्रेरित बाहरी तत्वों ने सीरिया को रीजनल और ग्लोबल पावर प्लेयर्स के लिए युद्ध का मैदान बना दिया। इजरायल, जिसकी सीरिया के साथ तनावग्रस्त बॉर्डर है, उसने अपने पड़ोसी में फैली अराजकता को बढ़ते हुए खतरे के साथ देखा। एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स का उदय, खासकर हिजबुल्लाह के प्रभाव का विस्तार, गंभीर सुरक्षा चिंताएं पैदा कर दी थी। इस्लामिक स्टेट या आईसिस अव्यवस्था का फायदा उठाते हुए सीरिया और इराक के बड़े हिस्सों पर कब्जा कर लिया, एक खिलाफत की घोषणा कर भीषण अत्याचार की। अस्थिर सुरक्षा माहौल का सामना करते हुए इजराइल ने एक बहुआयामी रणनीति पर नियंत्रण पर ध्यान केंद्रित किया। इसका प्राथमिक उद्देश्य गेम चेंजिंग हथियार जैसे कि सटीक निर्देशित मिसाइलें और रासायनिक हथियार हिजबुल्लाह को लाभ पहुंचाना से रोकने का था। इसमें सीरिया के अंदर संदिग्ध हथियारों के काफिलों और ईरान से जुड़ी सुविधाओं पर कई हवाई हमले किए गए। इजरायल के सैन्य अभियान, हालांकि सीरियाई सरकार द्वारा निंदा की गई है, लेकिन इजरायली अधिकारियों ने आत्मरक्षा के कृत्यों को उचित ठहराया। अपने मिलिट्री एक्शंस के अलावा इजरायल ने क्रॉस फायर में फंसे सीरियन सिविलियंस को मानवीय सहायता भी प्रदान की। यह सहायता विभिन्न माध्यमों से प्रदान की जाती है, जिसका उद्देश्य संघर्ष से विस्थापित लोगों की पीड़ा को कम करना है। सीरियन कॉन्फ्लिक्ट क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिद्वंद्विता के लिए एक युद्ध क्षेत्र बन गया है। 2015 में असद रिजीम के रूस के अनुरोध पर सैन्य हस्तक्षेप से सीरियाई सरकार का शक्ति संतुलन बिगड़ गया। ईरान, असद शासन एक कट्टर सहयोगी होने के नाते पूरे संघर्ष में व्यापक सैन्य और वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा था। ईरान समर्थित मिलिशिया, जिसमें हिजबुल्लाह भी शामिल है, ने असद की सेनाओं को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यूनाइटेड स्टेट्स सीधे तौर पर हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया, लेकिन आखिरकार उसने असद और आईसिस दोनों के विरोध में चुनिंदा विद्रोही समूहों को सीमित सैन्य समर्थन प्रदान किया। 2019 में उत्तरी सीरिया से अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाने के लिए ट्रंप प्रशासन ने तुर्की को कुर्द बलों के खिलाफ आक्रामक शुरुआत करने और उनका हौसला बढ़ाने के लिए उकसाया। गठबंधनों को नया आकार दिया गया, जिससे पूरे क्षेत्र में अस्थिरता को बढ़ावा मिला। टर्की, जो कभी असद के मुखर आलोचक थे, उन्होंने अब अपना ध्यान दक्षिणी सीमा पर स्वायत्तता के लिए कुर्द आकांक्षाओं पर लगाम लगाने के लिए लगा दिया। सऊदी अरेबिया और अन्य गल्फ स्टेट्स, जो शुरू में सीरियन विद्रोह के सपोर्टर्स थे, अब सीरिया में ईरान और उसके मित्र राष्ट्रों के बढ़ते प्रभाव को लेकर तेजी से सावधान हो गए। सीरियन कॉन्फ्लिक्ट ने सुन्नी मेजॉरिटी सऊदी अरेबिया और शिया मेजॉरिटी ईरान के बीच सांप्रदायिक टेंशन्स को और बढ़ा दिया है, जिससे क्षेत्र और अस्थिर हुआ है। लाखों सीरियंस आंतरिक रूप से विस्थापित हुए हैं, जबकि लाखों लोग अपने घरों से भागकर पड़ोसी देशों से शरण की तलाश में हैं। शरणार्थियों की आमद ने मेजबान देशों, विशेषकर लेबनान, जॉर्डन और तुर्की में सामाजिक तनाव को बढ़ा डाला है। रशिया ने खुद को क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में फिर से स्थापित कर लिया था, जबकि ईरान ने अपने प्रॉक्सी के नेटवर्क के माध्यम से अपने प्रभाव का विस्तार करने का प्रयास किया। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सुरक्षा चिंताओं और इजरायल की सीमाओं के पास आतंकवादी खतरों को रोकने की आवश्यकता का हवाला देते हुए घोषणा की कि बफर जोन पर कब्जा अनिश्चित काल तक जारी रहेगा, जबकि संयुक्त राष्ट्र ने इजरायल पर बफर जोन में प्रवेश करके 1974 के युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। इसे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का उल्लंघन बताया। कब्जे ने स्थानीय निवासियों में निराशा पैदा कर दी है और विवाद का मुद्दा बना हुआ है, जिसका कोई स्पष्ट समाधान नजर नहीं आ रहा है, जिससे असद के बाद क्षेत्र में अशांति की विरासत बढ़ गई है। जबकि इजरायल ने अपने कार्यों को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक बताया, जिसका लक्ष्य क्षेत्र में आतंकवादी गतिविधियों के खिलाफ एक बफर बनाना था।
अंतर्राष्ट्रीय ऑब्जर्वर्स ने रीजनल स्टेबिलिटी के लिए इजराइल और पड़ोसी देशों के साथ तनाव बढ़ने की संभावना के बारे में चिंता जताई है।